जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो कि आपका यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, हम उनके प्रीवियस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली आपने पहले के लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, है ना, तभी आप पीवाईक्यू अच्छे से कर भी पा रहे होंगे। और जो हम नहीं टॉपिक किए हैं उनका हम व्याख्या इस प्रकार करा रहे हैं ताकि वो टॉपिक आपका क्लियर हो, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा और आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ लेने से ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2014 का क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किस चीज से संबंधित है। डिसलेक्सिया एक टर्म है, उसको आपको बताना है ये जो बीमारी वो किससे संबंधित है। मानसिक विकृति से, व्यवहार संबंधी विकृति से, लेखन विकृति से, पठन प्रकृति से या विकृति से। देखिए जो डिसलेक्सिया होता है ना, तो ये जो बच्चा होता है उसको जो चीजें क्लियर नहीं विजिबल हो पा रही है, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आता है, यानी इसका संबंध पढ़ने से विकृति से होता है, यानी कि मानसिक खराबी है या वो लिख नहीं पा रहा है। व्यवहार में डिसलेक्सिया जो है वो संबंध आपका पढ़ने से है। इससे क्या होता है कि डिसलेक्सिया से जो बच्चा पीड़ित होता है उसको सामान्य औसत बुद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने व समझने में कठिनाई होता है। जैसे कुछ बच्चे हैं, एक बार पढ़े उनको तुरंत समझ में आ गया, वो दोबारा लेक्चर देखते ही नहीं है, वो इतना क्लियर होता है। बट और कुछ भी चीजें होती है, लिखा है एक बार पढ़े उनका सब टॉपिक क्लियर हो गया। बट कुछ बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चे, वो सामान्य औसत बुद्धि तो है बट वो तेजी से पढ़ नहीं पा सकते हैं, कि और जैसे बच्चे तेजी से एक ही बार में पढ़ लिए उनका काम हो गया, ये डिसलेक्सिया है। निम्नलिखित में से किस आधार पर जियां प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। जीन पियाजे का कई बार सिद्धांत आ चुका है, तो जीन पियाजे ने जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये थियरी अपना दिया था, क्या वो प्रैक्टिकल करके दिए थे या इवेल्युएट करके दिए थे या फंक्शन का कार्य करके, या कोई उन्होंने फंडामेंटल ऐसा रिसर्च किया था तब निकाला था। तो सही बात है, ये जो जीन पियाजे थे इन्होंने फंडामेंटल रिसर्च किया था, तब जाके फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हमने आपको बताया है, आपका सेकेंड यूनिट है, वहां पे आप पढ़ेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है जो आपकी ज्ञान की वृद्धि करता है। तो मौलिक अनुसंधान के आधार पे जो है जीन पियाजे ने मानव के विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत निकाला। मौलिक अनुसंधान के तहत मुख्य रूप से क्यों है, कैसे है, क्या है या कैसे सवालों का जवाब देने के लिए यह मौलिक ज्ञान की खोज में ये चीज किया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं, यानी जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं हैं। समाज से होंगी, राष्ट्र से होंगी, शिक्षक से होंगी, परिवार से होंगे। देखिए जो भी शैक्षणिक संस्थान में आने वाले छात्र हैं उनको जितनी बाधा आने में उत्पन्न होगा उतनी अधिक अपेक्षा शिक्षक से होगी कि वो सही से बच्चे को देखे। अब शैक्षणिक संस्थान में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं पहले आएंगी, अपेक्षा की जाएगी कि शिक्षक उसमें सुधार कर दे, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों के बाधाओं को समझता है और उसका निदान करता है, तो मतलब वही ये डिपेंडेंट पूरा टीचर पे हो जाते हैं। इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट फर्स्ट embodies द डोमेन ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंस, यानी नीचे दो समुच्चय आपको दिए हैं, शिक्षा सामर्थ्य दिए गए हैं, आपको इनमें फर्स्ट को सेट सेकंड से मिलाना है। समुच्चय फर्स्ट में जो शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र है और जिसमें हमने पहले देखना है पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंस, व्यक्तित्व तथा अभिवृद्धि संबंधी सामर्थ्य। दूसरा है बिहेवियरल कॉम्पिटेंस, व्यवहार परक सामर्थ्य। तीसरा है सब्सटेंटिव कॉम्पिटेंस यानी विषय परक सामर्थ्य। और चौथा है स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंस, शैली संबंधी सामर्थ्य। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि समुच्चय एक को दो सुमेलित जो करना है, तो शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र और विशिष्ट सामर्थ्य। तो पहला है व्यक्तित्व तथा अभिवृद्धि संबंधी सामर्थ्य, इसमें आत्म सामर्थ्य एवं नियंत्रण की संस्कृति। व्यवहार परक सामर्थ्य में क्या चीजें आती है, शिक्षण और प्रबंधन से संबंधित। विषय परक सामर्थ्य में विषय तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित। और जो शैली संबंधी सामर्थ्य वो गतिकता तथा नम्यता से जुड़ा होता है। सपोज एज ए टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट इन अ पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। मान लीजिए कि आप एक टीचर हो और टीचर के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हो कि कैसे सार्वजनिक भाषण देना, वाद विवाद करना है। अब छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन होगा। तो सपोज आप एक टीचर हो, आप अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, डिबेट करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट, आपको सबसे ज्यादा कठिनाई क्या होगा उन बच्चों में डेवलप करने में। उनके कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम होगी, या वॉइस मॉड्यूलेशन में यानी स्वर के उतार चढ़ाव में, या यूजिंग सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उपयुक्त भाषा के लिए, या कंट्रोल ओवर इमोशन। सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में आपका हाव भाव, जो भावना उन पर नियंत्रण। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जैसे ही वो अकेले में बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पब्लिक स्पीकिंग या मंच साझा करने के लिए कहा जाता है तो उनकी
हालत बहुत खराब हो जाती है, वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी आप शारीरिक हाव-भाव संरचना में देखेंगे काफ़ी परिवर्तन देखेंगे, यानी वो उनके हाथ-पैर हिलने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक शिक्षक के रूप में हम अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो छात्रों में भावनाओं या संवेगों पर नियंत्रण को विकसित करना सर्वाधिक कठिन काम होता है। मतलब भावना पे नियंत्रण करना, संवेगों पे नियंत्रण करना। एक शिक्षक विद्यार्थी की भाषा शैली, अवधारणा इत्यादि में आसानी से सुधार कर सकता है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण बहुत ही दुरूह काम होता है। भावनाएं या संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र, यानी जैसे ही आप स्टेज पे पहुंचे, और स्टेज फियर बहुत सारे लोगों में कॉमन होता है, बट अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, पब्लिक डीलिंग करनी है, स्टूडेंट के बीच जो है चीजों को मतलब कि उनके बीच रहना है, तो ये पब्लिक स्पीकिंग का आपका थोड़ा आना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको फिर वही है कि स्टूडेंट को फिर वहां पे कैसे आप उनको मैनेज करेंगे। आप वहां पे जाएं और आपके आंतरिक भाव का प्रदर्शन ऐसा हो कि अचानक तीव्र कुछ हो और आपकी विवेक प्रक्रिया शून्य हो जाए, तो फिर बच्चे आपसे कैसे मतलब बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि सामंजस्य बिठा पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, हायर एजुकेशन में जाना है तो स्टेज फियर वगैरह निकाल देना है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ट्रेडिशनल टेक्सोनमी, देखिए इसको ब्लूम की टेक्सोनमी को हमने बहुत अच्छे से कराया है, वहीं से क्वेश्चन आया है 2018 में कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल जो टेक्सोनमी है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, वहां पे आपको इस तरीके से मैं चार्ट बनाया था, है ना, पहले नॉलेज था, ऐसे अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब करके, तो इसने सबसे पूछा कि जो आपका ये ऐसे स्तर होगा तो सबसे हाईएस्ट वाला जो लेवल होगा वो कौन सा होगा, तो इवोल्यूशन का होगा। कोई भी चीज आप देखिए, आपके पास ज्ञान आ गया, आपके पास अंडरस्टैंडिंग समझ भी आ गया, आपने क्या किया, एनालिसिस कर लिया, सिंथेसिस कर लिया, उसका एप्लीकेशन भी कर लिया, फिर लास्ट में बचता क्या, मूल्यांकन करना ही बचता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट के ऊपर ही आपने देखना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया हुआ है, मतलब आपने पढ़ना है थंबनेल पे कौन सा पार्ट है वीडियो का और उसको देख लेना है। तो ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है, अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है, मूल्यांकन है। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, देखिए यही है पूरा, इस तरीके से टैक्सोनॉमी ये बनता है। नीचे आपका नॉलेज आता है, नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग, बोध आता है, बोध के बाद एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के बाद आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस करते हैं, इसके बाद मूल्यांकन। तो ये ध्यान रखिए, पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन सबसे ऊपर है। The construction of thought process which include remembering, problem solving and decision making is called, विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें आप चीजों को स्मरण करते हैं, समस्या को सॉल्व करते हैं और निर्णय लेते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एंड्रोगॉगी, साइकोलॉजी, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, देखिए ये पेडागोजी स्पेशली पढ़ाया जाता है ना, सीडीबीवी वगैरह, उसमें ये सारी चीजें जो है शिक्षा शास्त्रियों के बारे में या उनके जो सिद्धांत है उसमें बहुत डिटेल में रहता है। बट यूजीसी नेट में भी देखिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इतने डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है ये सब चीजें, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो जहाँ पे हम कोई भी चीज को स्मरण कर रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उसको हम यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन करना जिसमें स्मरण भी हो, समाधान भी हो, निर्णय लेना भी शामिल हो, वो आपका कॉग्निटिव डोमेन के तहत आएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य होना चाहिए, समझ व सूझ की भूमिका पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसकी मान्यता है कि उद्दीपक की प्रकृति मात्र से व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती है। ध्यान दीजिए, उद्दीपक की प्रकृति मात्र से व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती, वरन व्यक्ति उद्दीपक को प्रत्यक्षित स्मरण, संगठन, चिंतन तथा विश्लेषित करके किसी निर्णय पर पहुंचता है एवं उसके बाद अनुक्रिया करता है। Which of the following indicate the concept of zone of proximal development (GPD) as suggested by psychologist लेव वॉयस्की, यानी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोस्की, इनके द्वारा सुझाई गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी अवधारणा निम्नलिखित में से क्या चीज शो करता है। एक शिक्षार्थी का मस्तिष्क बाल्यावस्था में तेजी से विकसित होता है ये दिखाता है, या एक शिक्षार्थी प्रभावी ढंग से सीखता है यदि उसे वास्तविक उदाहरणों के साथ सिखाया जाए, या इसे ये प्रदर्शित होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बगैर भी सीख सकता है, या बच्चे के समुचित विकास के लिए मित्रों का दायरा बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक जो लेव वायस्की हैं,
मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की द्वारा सुनाई गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी अवधारणा द्वारा यह सिद्ध होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बिना भी सीख सकता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की क्षमता समीपस्थ विकास के क्षेत्र जेडपीडी पर डिपेंड करती है। जेडपीडी का पूर्ण विकास पूर्ण सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है। कौशल की सीमा जिसे वयस्क मार्गदर्शक के सहयोग के साथ विकसित किया जा सकता है या अकेले भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दिया कि जॉन डीबी ने विद्यालय को एक फिर डैश दिया है, संस्थान और शिक्षा को एक क्या माना है। तो जॉन डीबी ने विद्यालय को क्या माना है, शिक्षा को क्या माना है। तो यहाँ पे समझना है कि सामाजिक या दार्शनिक, सामाजिक सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, मतलब कि क्या चीजें माना है ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो जॉन डीबी है, जॉन डीबी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्थान और शिक्षा को एक दार्शनिक प्रक्रिया कहा है। डीबी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक संस्थान है। समाज के अनुसार ही शिक्षा भी होनी चाहिए। सामाजिक हितों में भाग लेने के कारण ही बुद्धि का विकास होता है। अनुभव परिवर्तित तथा संशोधित होते रहते हैं तथा अनुभव ही शिक्षा का आधार होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी यहाँ पे देखिए हम कौन से या कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग देखें तो ये 4 हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से 15 वर्ष। Which among the following is a cognitive characteristic of learner? इनमें से कौन सा एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण है। सेंसरी परसेप्शन इंद्रिय बोध, बिलीव यानी विश्वास, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट अकादमिक स्वधारणा, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी दृष्टिक साक्षरता का स्तर। तो संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्याहन, रिकॉल, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कड़ा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। संज्ञानात्मक गुण से मतलब है बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करना तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देना से जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में वो करके तरह तरह की समस्याओं को आसानी से सॉल्व करे। दृश्यिक साक्षरता का स्तर शिक्षार्थी का एक संज्ञानात्मक गुण होता है। दिया गया कि रिडले 1999 के अनुसार एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए आईक्यू स्कोर की समवर्ती दर 86% है और एक साथ पाले हुए जुड़वा बच्चे के लिए 55% है। ये हमें आईक्यू स्कोर के बारे में क्या बताता है। तो रिडले 1999 का कुछ कॉन्सेप्ट दिया है कि आईक्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एक साथ जो जुड़वा पाले गए बच्चे होते हैं उनका समवर्ती दर 86% और एक साथ पाले हुए जुड़वा बच्चों के लिए 55। ये हमें क्या चीज को दिखाता है। स्कोर पूरी तरह से अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है या आईक्यू स्कोर पूरी तरह से साझा पर्यावरण पे डिपेंड करता है या आईक्यू स्कोर जेनेटिक्स द्वारा कम से कम आंशिक रूप से निर्धारित होता है या न्यूट्रिशन का आईक्यू स्कोर पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि जो रिडले ने 1999 में कहा था, हालांकि ये सेट का पेपर है ना, तो HPPSC सेट का पेपर है। रिडले ने एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए बोला था आईक्यू स्कोर की समवर्ती दर 86 है और एक साथ जो है 55 है। ये हमें आईक्यू स्कोर के बारे में बताता है कि आईक्यू स्कोर जेनेटिक्स द्वारा कम से कम आंशिक रूप से निर्धारित होता है। न्यूट्रिशन का आईक्यू स्कोर पर प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। अच्छी न्यूट्रिशन पोषण वगैरह मिला होता है तो डेफिनेटली आप देखिए कि आपका जो मेमोरी लेवल वगैरह है या मतलब आपकी चिंतन क्षमता वगैरह काफ़ी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी है। एस्टिमेशन यानी अनुमान लगाना, कंट्रोल ऑन वेरिएबल चरों पर नियंत्रण रखना, नो कंट्रोल ऑन वेरिएबल चरों पर नियंत्रण न रखना, निरीक्षण न करना, नो इंस्पेक्शन। तो शिक्षण प्रक्रिया संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसका होना जरूरी है, वो है चरों पे नियंत्रण रखना। देखिए यहाँ पे जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चरों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है क्योंकि चर शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है। दूसरा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है, वो अपने शिक्षक पर डिपेंड रहता है। इसके अलावा एक होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर वर्ग के रूप में आती हैं। तो यहाँ पे आपका जो बी सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। जल्दी हम सी सेक्शन के साथ मिलेंगे। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।
चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्सों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।